बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा करीम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमाया खान और मैं हूँ शाहज़ेब रहमान और आप हमको देख रहे हैं 92 पे सुबह पाकिस्तान में। और सुबनामा का आगाज़ करेंगे जैसे कि हमने प्रोग्राम का कल अख्ताम इस बात पर किया था कि आने वाला जो जुमेरात की रात है जिसमें पीटीआई का जलसा लाहौर में जो होने जा रहा है उसमें कितने अब लोग आएंगे, कितने आदमी थे और कैसे आए और किस तरह का रहा, तकारीर कैसे हुई, अवाम का रिस्पांस कैसा था। सोशल मीडिया पे फिर वही एक जंग शुरू हो गई है जी। वो दिखा रहे हैं कोई तस्वीरें इसमें लोग बिल्कुल नहीं थे, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें लोग थे। अब एक नई बैच, मतलब हमें लगता है कोई काम ही नहीं है करने का। अब वो नया बॉट्स का चक्कर शुरू हो गया। नया बॉट्स का चक्कर शुरू हो गया है। तमाम बॉट्स आए हुए थे, सब बॉट्स आए हुए थे। तो लोगों ने बड़ा, जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने लगाया हाँ मैं बॉट हूँ, हाँ मैं बॉट हूँ, मैं IK का बॉट हूँ, ऐसा करके भी लोगों ने सपोर्टिंग। अच्छा, और जो लोग फैक्शन फिगर शेयर करते हैं उसमें इतना फर्क होता है कि समझ नहीं आती आप किस पे यकीन कर रहे हैं। जो ऑपोजिशन शेयर करती है वो चंद हजार होते हैं, जो अब ज़ाहिर है जिनका जलसा होता है वो शेयर करते हैं तो वो लाखों में चले जाते हैं। तो अब समझ नहीं आता कि किसने कितने आदमी देखे, क्या देखा। लेकिन खैर जो हम देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पर, उसमें मुझे ये लग रहा था कराची का जलसा वाकई बहुत बड़ा था। लाहौर का जलसा उतना बड़ा नहीं था। आखिर में मैंने देखा जब इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे तो लोग काफी वहां पर आ चुके थे और जो पीछे आजादी चौक है वो काफी हद तक भर चुका था। हाँ, वो बिकॉज शाहज़ेब इज फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर का बहुत ज़्यादा पता भी है और एरिया का भी आइडिया है कि कितने अफराद आ सकते हैं, क्या आवाम का हुजूम हो सकता है। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब ने पैगाम भी दिया है जी किसी को, वो भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। उन्होंने कहा कि जिनसे भी गलती, मैं उनके अंदाज से बोलना शुरू हो गई थी ना, कि जिनसे भी गलती हो गई है वो गलती दुरुस्त कर लें। गलती दुरुस्त करने का एक ही तरीका है, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। उन्होंने इस तरह का जो है कि इशारा दिया। एक कहते हैं ना कि ये इनडायरेक्ट मैसेज था, डायरेक्ट मैसेज था, मेरे ख्याल में डायरेक्ट मैसेज था। ये डायरेक्ट मैसेज तो था, साथ में डायरेक्ट मैसेज किसी और को भी उन्होंने दिया है और ये कहा है कि तैयारी कर लें इस्लामाबाद आने की, मैं जल्द आपको इस्लामाबाद के लिए बुलाऊंगा। तो आवाम को बुलाने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि तहरीक चलने जा रही है इस्लामाबाद की तरफ या ये मार्च होने जा रहा है। खैर इसका तो बकाया तौर पर ऐलान किया जाएगा खान साहब की जानिब से। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये खान साहब ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब ये पार्टी कहाँ जाके रुकेगी ये हमें देखना होगा कि इलेक्शन से पहले कहीं जाके रुक जाएगी, इलेक्शन तक ये पार्टी चलती रहेगी। ये तो रमजान से पहले पार्टी शुरू हुई हुई है और ये कब तक पार्टी? इफ्तार पार्टी तो नहीं है। बहरहाल अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास वो आज उन्होंने तलब कर लिया है। इजलास होगा आज के दोपहर 2 बजे, वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। साथ में इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज के चीफ भी जो हैं वो उसमें मौजूद होंगे। बिल्कुल। और साथ में अगली खबर हमारे पास ये सुबनामा में कि मरियम नवाज ने उम्र पर जाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और साथ में अदालत ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरख्वास्त जो है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी है। साथ में आपको ये बताएं कि जस्टिस अली बाकर नशफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को इसकी समाअत करेगा। ये तो अच्छा काम है, अच्छी नीयत है। मेरे ख्याल सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए और जो अल्लाह के घर जाना चाहे, अल्लाह जिसे बुलाना चाहे उसके बुलावा होता है। तो मरियम नवाज जी, आपका अगर बुलावा है आप बुलावे की दुआ करें। अगर आपका बुलावा है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता और अगर नहीं है तो कोई भेज नहीं सकता। लेकिन अगर हम एक और चीज़ है जो बिल्कुल नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा बदतरीन सिचुएशन में आ गई, वो हो गया मुल्क में बिजली का बहरान। कहा गया था रमज़ान मुबारक से पहले कि रमज़ान में बिजली नहीं जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पहले रमज़ान से घरों में बिजली जा रही थी, आपके घर में जा रही, हम सबकी टीम के घरों में जा रही, हमारे घर में जा रही। शॉर्टफॉल 7100 मेगावाट हो गया है। ऐसा गर्मी में घंटों घंटों बिजली नहीं होती। आपके घर जा रही है? बिल्कुल जा रही है शाहज़ेब, और रमज़ान के पहले दिन से जा रही है और 2-2 घंटे नहीं होती और दिन में कई दफ़ा जाती है। सख्त गर्मी के बायस घंटों घंटों बिजली ना होना और जो है वो इदारे जो हैं वो साथ में बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, ज़ईफ़ भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान का महीना है। रमज़ान में रोज़ेदार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इतनी शदीद गर्मी हो, तो उसमें ज़ाहिर है हिम्मत तो अल्लाह देता है, रहमत लोग कर लेते हैं। एग्जैक्टली, आपको बताया ना, अगर सिंध की बात करें तो सिंध में 12 घंटे, पंजाब में 10 घंटे और इस्लामाबाद में 8-8 घंटे तक गैर एलानिया तौर पर बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। देहाती इलाकों में तो इससे बुरा हाल है और लाहौर में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं जिनसे खबरें मिल रही हैं अब तक। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जो है वो गायब रहती है और अक्सर जब रोज़ा इफ्तार होने वाला होता है उससे पहले बिजली चली जाती है, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। प्रोग्राम में आगे बात करेंगे ना, प्रोग्राम में आगे इस पर बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे। साथ में आपको पता है कि सिंध में CNG स्टेशन जो हैं वो 3 दिन के लिए उसकी गैस बंद रखने का ऐलान किया गया है। यानी कि आज सुबह 8 बजे से लेकर
पीर सुबह 8 बजे तक 3 दिन के लिए CNG स्टेशंस बंद रहेंगे, आपको गैस नहीं मिलेगी। तो अगर आपने नई टंकी भरवाई ना कल, तो फिर आज जब आप घर पे बैठे, कहीं जाने की जरूरत, पूरा वीकेंड घर पे गुजारी का, खबरदार जो कहीं निकले हो आप। वेरी गुड, स्टे होम। पेट्रोल पे जाए, CNG पेट्रोल पे जाए, पेट्रोल पे कहते हैं बहुत महंगा हो गया है। और अगर हम बात करें महंगा कुछ और भी है, महंगा कुछ और भी है। तो ये कहते हैं बचपन में हम खेलते थे, शादी भाई ना, पहले बचपन में हम खेलते थे चील उड़ी, डॉलर उड़ा है। और डॉलर की उड़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, मुस्तकिल हम देख रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे फिर महंगा हो गया और कीमत 186 रुपये 96 पैसे हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 290 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। जाहिर बात है, हम एक तरफ देख रहे हैं कि डॉलर मजीद बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल मार्केट पर असरअंदाज होता है वो। साथ में IMF के हवाले से भी खबर है कि पाकिस्तान ने प्लान B तैयार कर लिया है और एक बार फिर चीन समेत 2 ममालिक से माली मदद ली जाएगी। वाह, यानी कि 2 अरब 40 करोड़ डॉलर मई और जुलाई में चीन को वापस नहीं किए जाएंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर मैं तो पर्सनली मैं और शाज़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं जब इस तरह की सेगमेंट्स होते हैं जिसमें हमें इकोनॉमी के बारे में पता चले, पाकिस्तान की ग्रोथ। देखिए, कोई भी ग्रोथ के ऊपर बेसिस है हमारी इकोनॉमी कितनी, और हम जानना चाहते हैं कि फी बंदा इस वक्त हमारा लोन कितना हो चुका है, कितना लोन जो है हमारे एक बंदे के ऊपर कितना लोन आ चुका है। जुमे के मुबारक दिन ऐसी बातें, और तीसरा जुमा है जनाब रमज़ान मुबारक का, और मुबारक बातें हो रही हैं। तो मुसलमानों के हवाले से एक और खबर कि भारत में जो है मुसलमानों के ऊपर जो है वो एक और एक्सट्रीमिज्म का एक और मिसाल मैं कहूँगी सामने आई है। अब हमारे लिए ऐसा लगने लगा जैसे कि हम ना रोज कोई ना कोई खबर बता रहे हैं और हम लोग ना आहिस्ता आहिस्ता नम होते जा रही हैं खबर बताते। और अफसोसनाक बात यह है माया कि अदालती हुक्म के बावजूद लोगों के घर, मुसलमान लोगों के घर मिसमार किए गए हैं, घरों में घुस गए, लोगों को जो है वो घर से निकाल कर जो है उनके साथ ज्यादती हो रही है। और घरों दुकानों से, जहांगीरपुरी का हम जिक्र कर रहे थे, दिल्ली में जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब बुरा हाल है कि इस तरीके से आप जो है ना, मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली जब तक हारिस नवाज साहब आते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो इस वाले से बात करते हैं, तो हारिस सर भी यही कहते हैं कि इनका जो एक्सट्रीम एंड होगा ना वो इसी तरीके से होगा, बिकॉज इस तरीके से वो कोई ना कोई जुल्म ढा रहे हैं ना मुसलमानों पे। और आपके अपने मुल्क के शहरी हैं, आप अपने मुल्क के अपने हम वतनों के साथ ये कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आता वो फीलिंग कैसे आती है, वो जज्बा, वो हिम्मत कैसे आती है कि आपका हम वतन, छोड़ो आपका इंसान, छोड़ दो मुसलमान, आपका हम वतन, आपका भारतीय शहरी है वो। मतलब किस किस्म की जमहूरियत की दावेदार ये हुकूमत है। और साथ में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को जहांगीरपुरी में मुसलमानों के मजीद घर दुकानें मिसमार करने से रोक दिया है, फिलहाल रोक दिया है। साथ में जवाब भी तलब किया गया है मरकज से, मुख्तलिफ इदारों से कि ये सब कुछ जो हुआ है इस पर जवाब दिया जाए। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि मुतासरीन को कार्रवाई से मुतालिक हल्फनामा भी जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। तो ये तो सुबनामा में हमने खबरें शामिल की पड़ोसी मुल्क से भी, लेकिन साथ में अपने मुल्क की अगर हम बात करें तो कोई हमारे बैटर है वो बड़ी कामयाबियां समेटते हैं माशाल्लाह और बड़े अच्छे जा रहे हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की हम बात कर रहे हैं। 2021 यादगार साल बन गया मोहम्मद रिजवान के लिए। और ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बाद विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर 2021 का अवार्ड भी वो ले चुके हैं। ले उड़े हैं, ले उड़े कहाँ उड़े? अभी तो डॉलर उड़ा है, आप मत उड़िएगा आपकी बहुत जरूरत है। और विकेट कीपर बैटर ने गुज़श्ता बरस 29 मैचों में 73.6 की एवरेज से 1326 रन बनाए हैं। वाह वाह वाह, 1326 1326 रन, क्या बात है रिजवान भाई। ऐसे ही आप जो हैं वो छक्के उड़ाते रहें और अल्लाह करे आपके छक्के उड़ाने के साथ साथ हमारे मुल्क से महंगाई भी उड़ जाए और हमारे मुल्क से बेरोजगारी भी उड़ जाए और हमारे मुल्क की मुश्किलें भी उड़ जाए। तो ये था सुबनामा और अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सोचें, आपको हमने एक सेकंड दिया सोचने के लिए, आपका टाइम शुरू होता है। पहला सेगमेंट किसका होगा? पॉलिटिकल अपडेट। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सूरत हाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया है। और तहरीक का ऐलान इस तरह से किया है कि कौम तैयार रहे, इस्लामाबाद जाने की कॉल देंगे और जब वो कॉल दी जाएगी तो फिर देखा जाएगा कि इस्लामाबाद जो इस्लामाबाद की तरफ तमाम कारकुनान जाएंगे तो उसका मकसद क्या होगा, ये भी हमें देखना है। साथ में शामिल कुरैशी साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान को साजिश के तहत नाअहल करने की कोशिशें की जा रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। साथ में फवाद चौधरी साहब ने धमकी दी है कि इलेक्शन का ऐलान कर दें वरना हम ऐलान करवा कर रहेंगे। अच्छा, तो इसके जवाब में ख्वाजा साद रफीक ने भी ट्वीट की है भाई, वो भी सुन लीजिए। कह रहे हैं डेयर इमरान खान, उम्मीद है नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये मैं बता रही थी। डेयर इमरान खान, घबराना बिल्कुल नहीं है,
आपकी चंद संगीन गलतियां दुरुस्त करने के बाद इलेक्शन करवा देंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो है फाहम तफहीम और इत्तफाक राय से साथ चलने पर इत्तफाक भी हो गया। ये क्या हो गया, वक्त बदल गया, हालात वो इत्तेफाक इसलिए हो गया क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब हमने देखा, मुलाकात हुई उनकी नवाज शरीफ साहब से लंदन में, और साथ उनके शेरी रहमान साहबा को भी मैंने देखा और कुछ और भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे जो उनके हमरा थे, तो उनकी बड़ी आम मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो साहब बहुत फ्रेश लग रहे थे मुझे, उनको वो यूके का आई थिंक वो रहे भी बहुत है, तो वहाँ जाती मुझे लग रहा था वो जो कराची में पाकिस्तान में उनकी ह्यूमिडिटी चेहरे पे आ रही थी ना, वो जाती वो यूके में उनकी ह्यूमिडिटी भी दूर हो गई। तो ये बेसिकली उसी मुलाकात में इत्तेफाक राय से चलने पर हम देख रहे हैं कि इत्तेफाक हुआ है, और साथ में हम इस पर मजीद बात करेंगे। सियासी मामला पर गुफ्तगू करनी है, जानना भी है कि कितनी अहम मुलाकात थी और इस मुलाकात में क्या हुआ है। लेकिन जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, हुकूमत की तब्दीली है और इस वक्त बिजली का बहरान उठा रहा है सर, बहुत सारी बातें हमें करनी है। तो हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार मोइज़ जाफ़री साहब ने। मोइज़ जाफ़री साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं हुकूमत की तब्दीली के बाद बिजली का बहरान भी सर उठा रहा है, बहुत सारे मईशत के मसाइल भी हैं, साथ में डॉलर एक बार फिर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, महंगा होता जा रहा है, शदीद महंगा हो रहा है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं, मसाइल भी बढ़ गए हैं। पीटीआई रहनुमा तो इसे बदइंतज़ामी करार दे रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपके नज़दीक इसका जिम्मेदार कौन है? पीटीआई हुकूमत है कि जो नई हुकूमत जिसने अभी अभी इक़्तिदार संभाला है ये इसकी जिम्मेदार है? शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में नई हुकूमत के ऊपर इसका सेरा डालना तो बहुत नामुनासिब और नाजायज़ होगा, क्योंकि अभी चंद ही दिन हुए हैं। ये सारी वो लैंडमाइंस हैं या जो आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा एटम बॉम्ब्स हैं, जो पीटीआई हुकूमत आखिरी चंद माह में शायद अपनी ताकत को कंसोलिडेट करने के चक्कर में बो के गई है। ख़ास तौर पे वो जो पेट्रोलियम प्राइसेस पे सब्सिडी दी हुई है, वो अज खुद अरबों 2.5 अरब रुपए यौमिया हमारे ही पैसों में से ज़ाया हो रहे हैं उस पर। इसके अलावा जो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग है वो एक ग्लोबल ट्रेंड है पिछले 2-3 दिन में, लेकिन पाकिस्तानी मईशत इस वक्त बहुत प्रिकेरियस और नाजुक मोड़ पे है। इसका सेरा जो है वो उसी हुकूमत पे जाता है जिसने 4 साल हुक्मरानी की है, ना कि उस हुकूमत पे जिसने अभी 2 हफ्ते भी नहीं की। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए साथ साथ कि अभी जिस तरह मौजूदा वज़ीर ख़जाना और नून लीगी रहनुमा ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ ने कौमी ख़जानों को खाली कर दिया, और क्या अवाम को जो सब्सिडी दी है पेट्रोल और बिजली की जो दी गई है, मौजूदा मुल्की और माशी सूरत हाल, उसकी क्या मतलब मैं समझती हूँ मुतहम्मल थी? क्या ये फैसला सही था, गलत था, अकॉर्डिंग टू यू, इन योर व्यू? देखिए, सब्सिडी आवाम को देने के अंदर पहली नीयत यह होनी चाहिए कि वो उसको मिले जो उसका मुस्तहिक हो। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये सब्सिडी की तनकीद करते हुए ये भी जाहिर किया है कि सब्सिडी जो है वो उतना ही अमीर को फ़ायदा देती है जितना गरीब को, और वो फ़ायदा देना बिल्कुल नाजायज़ है। कि अगर मैं अपनी गाड़ी के अंदर 55 लीटर या 60 लीटर या 70 लीटर की टंकी के अंदर पेट्रोल भरता हूँ, तो मुझे हर लीटर पे उतना ही फ़ायदा होता है जितना फ़ायदा एक मोटरसाइकिल सवार को मिल रहा है, जिसको शायद मिलना भी चाहिए एक पेट्रोलियम सब्सिडी का फ़ायदा। तो इस तरह की नाक़िस और ऑब्ट्यूज़ सब्सिडाइजेशन जो है वो पाकिस्तान का फ़तीरा रही है, और यही वजह है कि हम स्टॉप गैप सोल्यूशंस का फ़ायदा उठाते हैं, ना कि एक तरीके से अगर सब्सिडाइज करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडाइज हो जाए, या फिर स्मॉल व्हीकल्स जो हैं वो नादरा डेटा से क्रॉस मैच करके वेरीफाई होके रैशनिंग जो है वो स्पेसिफिक हो जाए, ना कि आप पेट्रोलियम को ही इस तरह सस्ता करते हैं जैसे आप कोई सऊदी अरेबिया है और आपकी ज़मीन में से तेल निकलता है। इसके अलावा सब्सिडाइजेशन के अलावा शायद हमारा जोर इस पे होना चाहिए था कि जो अमीर तरीन लोग हैं उनको टैक्स नेट में अव्वल तो लाया जाए और उनसे टैक्स पे लिया जाए। लेकिन ये कोविड के उज़र पे या किसी भी वजह से रियल एस्टेट एमनेस्टी तकरीबन पूरे 4 साल चली है इस हुकूमत की, जो कि अमीर तरीन लोगों के लिए पैसे छुपाने का जरिया बनती है और मजीद पैसे कमाने का जरिया बनती है। इसी तरह जो अमीर तरीन लोग हैं उनके लिए अभी भी एक टैक्सेशन जनरल एमनेस्टी जो इस हुकूमत 2 दफ़ा ला चुकी है वो दर हकीकत ख़त्म नहीं हुई है, और उसका खात्मा जो है वो हमारे कर्ज देने वालों का अशद अव्वल दर्जे की कंडीशन है। तो हम खान साहब की हुकूमत में माजरत के साथ उनकी जितनी भी सोशियो इकनॉमिक नैरेटिव था रियासत मदीना का, लेकिन हमने देखा ये कि मिडिल क्लास पिसी, गरीब मजीद पिसे, और अमीर जो हैं उनके बारे न्यारे हो गए, वो मजीद अमीर हुए हैं। और ये पॉलिसी मैं नहीं कहता कि ये खुदा न खास्ता जानबूझ के हुआ, लेकिन हुआ ऐसे ही। तो ये या तो आप इसको नाअहली कह सकते हैं या बदनीयती कह सकते हैं, मैं कम से कम नाअहली कह रहा हूं। अच्छा, और साथ में मोइज़ जाफ़री साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क में महंगाई भी है और IMF के जो प्रोग्राम की बहाली के लिए भी
कुछ नई शराइत होंगी, उस पर अमल करना, अमल दरामद कराना बड़ा मुश्किल होगा। आप क्या समझते हैं कितना चैलेंजिंग है इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है नई हुकूमत के लिए? देखिए जी, ये तकरीबन नामुमकिन है। महंगाई को कंट्रोल भी किया जाए और IMF के साथ ताल्लुक जो है वो बरकरार रखा जाए, जो कि ज़रूरी है क्योंकि हम IMF की सपोर्ट के बगैर एक बहुत ही ज़्यादा प्रेकेरियस पोजीशन में है। मेरे ख्याल में ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की गोद आई ही इसलिए कि ये PTI की हुकूमत के हाथों में जो चंद अहम फैसले थे जो कि नवंबर में होने थे उससे बचना था। वरना इस वक्त कोई भी नहीं चाहता कि PTI के हुकूमत के आखिरी साल का सेहरा अपने सर ले, क्योंकि आगे सिर्फ मुश्किल फैसले हैं। आज शहबाज शरीफ साहब अपने पहले दिन एज प्राइम मिनिस्टर इसको डिफर कर सकते हैं, पेट्रोलियम सब्सिडी हटाना और 50 रुपए पेट्रोल मजीद महंगा करना या 80 रुपए महंगा करना। अगर IMF की कॉन्वर्जेशनल लाइन में आना है, जो हमने वादे किए हैं IMF से, तो 83 रुपए मजीद महंगा करना। तो ये चीजें अपने सर पे से हटा तो सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनके जो ये मकसूद चपरासी टाइप केस थे, वो अव्वल तो वो एक अंजाम तक पहुंच रहे थे और वो हम देखेंगे कि कहाँ जाते हैं। और दूसरा ये कि PTI अपनी स्ट्रेंथ कंसोलिडेट करते हुए जो आला ओहदेदारान की तकर्रियाँ हैं वो अगर कर देती तो शायद फिर PM नून के लिए मजीद 5 साल के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दरवाजे बंद होते नजर आ रहे थे। शायद इन फैसलों की वजह से इस वक्त हुकूमत संभाली है, वरना कोई वजह नहीं है और ना कोई फायदा है इस वक्त हुकूमत संभाल कर, क्योंकि अनपॉपुलर से अनपॉपुलर डिसीजंस ही लेने पड़ेंगे और फिर लोगों के सामने एक फ्रेश मैंडेट लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो इट्स द वर्स्ट टाइम। मोइन साहब देखिए ना, जिस तरह एक के बाद एक PTI जो है वो पावर शो कर रहा है, इस तरह करके जिस तरह किसी भी आवाम का नज़र आना है मौजूदा हुकूमत पे, क्या आपको नहीं लगता प्रेशर एक बिल्ड होगा, या आपके ख्याल में इस तरह के जलसे हो रहे हैं कामयाब एक के बाद दीगरे, तो इनसे PTI का जो वोट बैंक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? जी, मेरे ख्याल में खान साहब बहुत पावर शोज कर रहे हैं और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है कि उनकी पार्टी इस तरह की इनकम्बेंसी के वजन के बावजूद इतनी बड़ी शोज कर सकती है। ये शहादत है इस बात की कि पाकिस्तानी जो है वो दूसरा चांस देने को तैयार हो जाते हैं अगर उनको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है। और मेरे ख्याल में बहुत आया है कि खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं और उसके अलावा भी जो लोग हैं वो समझते हैं कि खान साहब जिस तरह पावर से निकाले गए वो गैर मुल्की साजिश नहीं तो किसी तरह की तो साजिश थी और वो उसको गलत समझते हैं और इन ह्यूज नंबर्स ऑर्गेनिक क्राउड्स जमा हो रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया इस हुकूमत के लिए अगर नहीं होगा, क्योंकि ये हुकूमत तो अब चंद माह की या एक साल भर की कोशिश है और ये इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो हुकूमत को तो नहीं खतरा पेश करते, लेकिन ये जरूर उनको खतरा होगा कि अब हम ड्राइविंग सीट में हैं और अब हमें इलेक्शंस की तरफ जाना है और दिन ब दिन इमरान खान साहब जो है उनकी सपोर्ट जो है वो बेहतर ही होगी, क्योंकि फैसले हमारे हैं मुश्किल करने वाले। और खान साहब जो है वो हुकूमत में इतने कंफर्टेबल कभी भी नजर नहीं आए जितने वो अपोजिशन में नजर आए थे और जितने अब नजर आना शुरू होंगे विद दिस गैदरिंग, विद दिस क्राउड। और मेरे ख्याल से खान साहब जितने पॉपुलर मार्च के आखिरी हफ्ते में थे, आज उससे ज्यादा पॉपुलर है और ये कोई भी नहीं सोच सकता। और मुजब साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो तस्करा है वो भी हो रहा है, वतन वापसी का, तो कुछ ऐसी इतलात भी थी कि ईद के बाद वो वापस आ रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? आप समझते हैं कि मुल्क के हालात इस वक्त साजगार हैं उनके लिए, या ये मामला लटक जाएगा, उनका आना लटक जाएगा ईद के बाद भी? देखें, अगर आपका भाई वजीर आजम हो और आपके भाई के बेटे वजीर आला मुल्क के सबसे बड़े सूबे के हों तो साजगार तो ज़्यादा हो जाता है माहौल, लेकिन बात यह है कि उनके खिलाफ कन्विक्शंस हैं, उनके खिलाफ फैसले हैं और उनको ओवरटर्न करने के क्या तरीके हैं उनकी नज़र में मुझे नहीं पता, लेकिन एक एब्सकॉन्डर फ्रॉम द लॉ है तो वापस आएंगे तो चाहे जितनी भी पंजाब स्पीड लगा लें इसमें उनको जेल जाना होगा, उनको अपना प्रोसेस ऑफ अपील जो है उसको देखना होगा, उसके बाद जो भी लवाजमात होते हैं कानूनी उनको पूरा करना होगा। ये करने के लिए आज वो अगर मेरे ख्याल से तैयार ज़्यादा होंगे, अगर उनके भाई और उनके भाई के बेटे के हाथों में इतनी ताकत है। मैं ये नहीं कह सकता कि स्ट्रेटेजिकली उनकी पार्टी के क्या फैसले हैं, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब एक साल बाद आने वाले इलेक्शन देखते हैं और समझते हैं कि उसके अंदर वो बराह रास्त अपनी पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे या शायद खुद किसी सीट पर नज़र रखेंगे, तो ये तमाम मामलात निपटाने के लिए बेस्ट केस सिनेरियो में उनको जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एकदम से होने वाली चीज़ें नहीं है। वो तो चले आप सही कह रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपने इस तरह कहा कि बहुत सारी कन्विक्शंस हैं और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन एक चैलेंज और भी है कि साथ में पीपल्स पार्टी और MQM की भी जो है ना वो मौजूदगी साथ में है।
तो मुझे साहब को क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब के लिए कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा हुकूमत को चलाना इस करंट सिनेरियो में, इतनी मजीद चैलेंजेस के और चैलेंजेस के साथ? देखिए मेरे ख्याल में ये इत्तेहादी जो है ज़्यादा ये कोई लॉन्ग टर्म सोचते हुए नहीं आए हैं, मेरे ख्याल से सब साथ देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये इत्तेहादी हो या ना हो इस वक्त हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी कमज़ोर माशी सूरत हाल है हमारी और इतने मुश्किल फैसले उन्होंने लेने पड़ेंगे। और सियासत जिस तरह खान साहब ने आखिरी 3 महीने खेली वो मईशत की कीमत पे खेली, और अब उसकी जो कीमत है वो अदा शहबाज शरीफ साहब करेंगे। और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत आसान है ये कह के हट जाना कि नहीं जी हम आपको आपका प्रिंसिपल साथ देंगे, लेकिन ये काम आप ही करें ताकि उनके ऊपर कोई भी इनकम्बेंसी का और सरकार चलाने का वजन और बोझ ना आए। अगले इलेक्शन की तरफ जिस तरह करीब जाते रहेंगे आप देखेंगे कि ये अलाइज जो हैं ये अपनी सिमत तय कर लेंगे। वैसे भी क्योंकि ऐसे कोई फैसले नहीं है जो आसान है, और ये सारे फैसले मईशत के हवाले से ज़रूरी हैं, और ये सारे फैसले ऐसे हैं कि आप केयर टेकर हुकूमत की तरफ तक इंतज़ार तक नहीं छोड़ सकते, ये फैसले आपने करने होंगे। ख़ास तौर पे ये जो गैस की सर्कुलर डेट है, बिजली की सर्कुलर डेट है, पेट्रोल की प्राइस सब्सिडाइजेशन है, और जैसे ही आप पेट्रोल की प्राइस सब्सिडाइजेशन हटाते हैं तो आप ही बुरे लगते हैं, और जैसे ही आप हटाते हैं तो आपकी महंगाई की शरह जो है वो एकदम से ऊपर जाएगी, क्योंकि आप इतना इतना पेट्रोलियम रिलेटेड आपके बास्केट ऑफ गुड्स की सेंसिटिविटीज़ हैं और इतनी इम्पोर्ट शॉक्स रिवायती तौर पे आपके ऊपर आती हैं जब भी पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ती है। तो इट्स नॉट एन ईजी सिचुएशन टू बी इन। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच। तज़कियाकार मोइज़ जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पाकिस्तान में सियासी मामलात, मुल्क की मईशत, इस वक्त क्या होने जा रहा है, क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रहे हैं, इन तमाम मामलात पर बात हमें करनी थी, जो तफसीलन बात हुई भी और आप लोगों ने सुनी भी। लेकिन आज छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ सर्वेज़ का हम जिक्र करते हैं, ख़ासतौर पर गैलप पाकिस्तान के सर्वेज़ जो कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के अदाद शुमार सामने लेकर आते हैं, जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इन्फॉर्मेशन का मकसद ये होता है कि उसको एनालाइज करने के बाद, उसको इस्तेमाल करने के बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मालूम की जा सकती हैं। जैसा कि अभी गैलप पाकिस्तान के एक नए सर्वे से ये पता चला है कि पाकिस्तान में 45% लोग ऐसे हैं जो या तो बिल्कुल भी नहीं या थोड़ी बहुत वर्जिश करते हैं। माया, यस आई एग्री विद यू, बिकॉज ऐसा है। और नजर आता है, आपको याद है कल भी डॉक्टर साहब जब आए थे उन्होंने यही बात की थी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, तो उसके साथ जो है वो किस तरीके से जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते या ना होने के बराबर करते हैं, तब आपके माइंड और आपकी बॉडी पर और आपके आसपास के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पर लिखा है कि 45% लोग ऐसे हैं जो कभी या बिल्कुल नहीं वर्जिश करते, यानी कि 55% लोग पाकिस्तानी वर्जिश करते। रियलाइज होना शुरू हो गया है ना, चेंज आना शुरू हो गया है ना, लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है कि आपकी सेहत का बहुत ज्यादा दारोमदार है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे। वैसे मैंने देखा है कि जितना हम क्रिटिसाइज करते हैं ना आजकल की नई जनरेशन को, उतना हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कि मैं अक्सर हम कभी पार्क्स वगैरह जाएं तो हमारी नई जनरेशन इस बात पे बड़ी कंसर्न है कि हमारी वर्जिश होनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, हमारी गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी कोई होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे नौजवानों में। और देखिए दो चीजें हैं जो नौजवानों की बात की शाहज़ेब ने, उसमें एक तो चीज है कि अच्छा दिखना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर आपको अच्छे दिखने के साथ साथ आपको सेहत भी मिल रही है तो कितनी अच्छी बात है, पैकेज डील हो गई ना पूरी, कि आपको सेहत भी मिल रही है और आप अच्छे भी लग रहे हैं, तो इससे और बंदे को क्या चाहिए। लेकिन आज हम जो सर्वे की जिसकी बात कर रहे हैं शायद वो बड़ा दिलचस्प, खुद ही सब कुछ बताया जा रहे हैं, हमें जानना भी है कि बिलाल भाई से तो मुझे सब कुछ तुम दोनों ने कर लिया, मैं किस लिए आया हूं। नहीं, असल इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं के पास होती है। तो हम राब्ता हमने किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब से। बिलाल गिलानी साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। और बिलाल गिलानी साहब सबसे पहले सर्वे के बारे में बताएं कि ये कितने अफराद की राय शामिल है सर्वे में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पे बुलाया। ये सर्वे एक ग्लोबल सर्वे है, इसमें तकरीबन दुनिया भर से
33,236 लोग जो कि 39 कंट्रीज में फैले हुए थे, उनका सर्वे किया गया। गैलप पाकिस्तान क्योंकि गैलप इंटरनेशनल का हिस्सा है, तो इसलिए हमने भी इस सर्वे में पाकिस्तान की राय शामिल की। पाकिस्तान में जो सैंपल था वो तकरीबन 1000 अफराद पर मबनी था, और ये 1000 अफराद चारों सूबों, अर्बन और रूरल इलाकों, मर्द और ख़वातीन, यंग और बूढ़े अफराद, एक नुमाइंदा सैंपल आम पाकिस्तानी का चुना गया था, जो कि स्टेटिस्टिकल बुनियादों पर 1000 पर मबनी था। अच्छा बिलाल भाई, साथ साथ एक और भी सवाल वो ये कि पाकिस्तानी मर्दों की निस्बत या ख़वातीन का अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो किन में ज़्यादा जो है वो वर्जिश का पता है? आप ख़वातीन की तरफ जाएंगे, ख़वातीन कितनी वर्जिश करती हैं? हाँ, आई हैव टू नो, आई वांट टू नो। जी, जब हमने सवाल मर्दों से पूछा और औरतों से पूछा तो हमें एक इसमें मुख्तलिफ राय नज़र आई एक्सरसाइज के हवाले से। और इसमें जब हमने औरतों से पूछा तो तकरीबन 11% ने ख़वातीन ने ये कहा कि वो कभी एक्सरसाइज नहीं करती। मर्दों के में ये शरह 10% थी। या हमने जब उनसे पूछा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें मर्दों की का तनासब 16% था, औरतों में तनासब 12% था। तो अगर हम जायज़ा लें तो हमें नज़र ये आता है कि ख़वातीन में एक्सरसाइज ना करने का जो रुझान है वो मर्दों से बहुत ज़्यादा है। मर्द फिर भी कोई मौका ढूंढ कर एक्सरसाइज कर लेते हैं। ख़वातीन बिजी रहती हैं, घर के काम काज में मसरूफ़ रहती हैं, तो उनके पास एक्सरसाइज करने का या वर्जिश करने का टाइम जो है वो नज़र नहीं आता। इसी वजह से कम ख़वातीन और ज़्यादा मर्दों में एक्सरसाइज का रुझान देखा गया। अच्छा बिलाल गनी साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं वैसे तो वर्जिश करने में कोई बहाना नहीं है। आप पार्क से भी कर सकते हैं, आप घरों के बाहर भी कर सकते हैं, सड़कों पर भी कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप समझते हैं एक वजह ये भी है कि जो वर्जिश के आलात हैं वो महंगे हैं, जिम जाना महंगा है, लोग अवॉइड करते हैं कि यार पैसे खर्च होंगे तो बेहतर है कि ना ही किया जाए। और जाहिर बात है जिम में एक अलग माहौल होता है तो आपकी एक्सरसाइज हो भी जाती है। इसमें अगर इसको हम देखें तो ये जो फैक्टर्स आपने बताए हैं, आई थिंक ये सर्टनली एट प्ले हैं। हमारे यहाँ जो एक्सरसाइज के लिए लोकेशंस हैं वो जिम भी हो सकती हैं और पार्क भी हो सकता है, एक खुला कोई कम्युनिटी एरिया भी हो सकता है। जब हम लोगों से ये सवाल करते हैं कि आपके पास आसान एक्सेस है इस तरह की किसी भी चीज़ का, तो बहुत ही थोड़े लोग ये कहते हैं। मसलन पार्क, तकरीबन सिर्फ 20% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनके पास रसाई है पार्क की, या तो पार्क है नहीं या पार्क ऐसे हैं जो बहुत बहुत दूर हैं जहाँ वो रोज नहीं जा सकते। इसी तरह से जिम्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत उसका रुझान नहीं पाया जाता। फिर अक्सर इस तरह की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए आपको किसी न किसी फॉर्म में रकम इस्तेमाल करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। तो हम एक गरीब कौम है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इस सर्वे की एक पॉलिसी इम्प्लीकेशन देखें तो वो ये नज़र आती है कि हुकूमत को और शहर की इंतज़ामिया को हंगामी बुनियादों पर लोगों को ऐसे मकामात पर फराहम करने चाहिए जहाँ पर वो एक्सरसाइज और वर्जिश कर सकें। हमने देखा है कि पार्क्स के अंदर, जैसे इस्लामाबाद शहर में नज़र आता है कि पार्क के अंदर भी उन्होंने एक छोटा सा एरिया जिम या जिम नुमा इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए रखा है। तो जिम पर तो फीस लगती है, मगर अगर पब्लिक एरिया में ही जिम का इक्विपमेंट हो, खुले माहौल में हो, तो इससे ये रुझान एक्सरसाइज का और इस्तेमाल एक्सरसाइज की इक्विपमेंट का उसमें इजाफा हो सकता है। क्योंकि आप साथ साथ ये भी डिटेल्स बता रहे हैं, मेरे ख्याल इसी से कनेक्टेड अगला सवाल भी है, तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि इनके पास जगहें नहीं है जाने की, इस वजह से ये लोग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से रह पा जाता है? कोई मतलब और मजीद डिटेल्स इस सर्वे में सामने आई? अब इस सर्वे में ये इस तरह से तो सवाल नहीं रखा गया कि जो लोग वर्जिश नहीं कर पा रहे उनसे ये पूछा जाता कि एग्जैक्टली क्या वजह है जिसकी वजह से वो वर्जिश नहीं कर पाते। मगर हम दीगर सर्वेज में ये देखते हैं कि एक्सरसाइज करने की जो सहूलियात हैं, एक्सरसाइज करने की जो लोकेशंस हैं, जगह हैं, क्या पाकिस्तान में लोगों के पास उन जगहों का, कम्युनिटी स्पेसेस का एक्सेस मौजूद है।
क्या लोगों के पास घर के अंदर ऐसे स्पेसेस मौजूद हैं कि जहां वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो दोनों में जब हम देखते हैं, दोनों सिचुएशन में देखते हैं, तो हमें एक थोड़ी अबतर सी सिचुएशन नजर आती है। मसलन एक आम पाकिस्तानी का जो घर है वो 40% लोग जो हैं वो एक कमरे के घर में रहते हैं। अर्बन इलाकों में जो डेंसिटी है वो दुनिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट डेंसिटीज के बराबर है। तो घर के अंदर एक्सरसाइज करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। घर के बाहर जब हम उनसे सवाल करते हैं तो सिर्फ 20% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनके पास या उनके घर के करीब कोई ऐसा पार्क है जहां वो जा सकते हैं। तो एक सप्लाई का इशू नजर आता है कि एक्सरसाइज करने के लिए जो इक्विपमेंट है, जो लोकेशंस हैं, एक्सेस है, वो पाकिस्तान में क्योंकि कम नज़र आता है। तो एक वजह एक्सरसाइज ना करने की ये भी है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली ये भी है कि लोग एक्सरसाइज को अहमियत दें। तो पाकिस्तान में हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स जो हैं उनके ऊपर बात कम होती है, बात ज़्यादा होनी चाहिए, कम होती है। तो लोगों के लिए वर्जिश की इम्पोर्टेंस में भी कुछ इतना वाजे नजर नहीं आती कि वो उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, और जो लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं उनके लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिलाल भाई। अब यही एक ऑप्शन है कि अगर आपके घरों के पास ये एक्सेस हो, पार्क्स हों, कुछ ऐसे ग्राउंड्स हों, तो यकीनी तौर पर लोग कोशिश करेंगे कि उसमें ज़रूर जाकर वॉक करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें ये भी टेंशन होती है, ख़ासतौर पर अगर कराची की बात करें, रात का वक्त तो रमज़ान में अक्सर हम देख रहे होते हैं रात को लोग जो है वो फ़ोन पर बात भी कर रहे होते हैं, फ़ोन साथ लेकर वॉक पर निकल जाते हैं, तो ये भी ख़तरनाक हो जाता है। तो ये भी तो प्रॉब्लम है, कुछ डर भी लगता है बाहर निकलते हुए, वॉक करते हुए। तो बिलाल भाई बड़े अच्छे आप लोग माशाल्लाह सर्विस कर रहे हैं। आने वाले वक्त में कौन से मज़ीद सर्वे सामने आएंगे गैलप पाकिस्तान की जानिब से? बिल्कुल। तो हम मुस्तकिल सर्वेस करते रहते हैं। आजकल हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं उनके बारे में उनसे राय ले रहे हैं। इससे पहले हमने सिमिलर एक सर्वे किया कराची के रेजिडेंट्स के हवाले से। तो एक हमारी कोशिश है कि अब हम नेशनल बात करने के बाद अब हम शहरों के और शहर में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके अपने शहर के हवाले से गुफ्तगू करें। दूसरा, इसी तरह के हेल्थ इश्यूज के ऊपर हम कुछ सर्वे रिलीज कर रहे हैं, जिसमें लोगों से उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं तो उनके बारे में पूछ लें, ताकि जाना जाए कि हेल्थी ईटिंग हैबिट्स हैं उनकी ये नहीं है। लोगों से जो नॉन वायरस या नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग जो डिजीज़ हैं उनके बारे में हम सवाल करें, ताकि हम असेस कर सकें कि पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और इस तरह के जो, तो एक कुछ हम अगले कुछ हफ्तों में हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड जो है वो तो ख़त्म हो गया, मगर हम ये देखते हैं कि कोविड के दौरान लोग एहतियात करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो एहतियातें कम हो गई हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानियों की सेहत खराब हो जाए। तो हम हेल्थ के इशू को फोकस करके अगले कुछ बिल्कुल हेल्थ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और ख़ास तौर पर वर्जिश पर बात हम कर रहे हैं। वर्जिश यानी कि आपके जो तमाम हेल्थ कंसर्न्स हैं, आपकी जो हेल्थ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो फिर हम ग़िज़ा की बात भी करते हैं, है ना? फिर ही ज़रूरत होती है। आप जब जो खा रहे होते हैं वैसे आप लग रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि आप अच्छा देखें और आपके सिस्टम में अच्छा जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। देयर हैज़ टू बी कोई तो म्यूचुअल, कहीं तो मिडिल में आए, मतलब चले इतनी नहीं तो इतनी, आपकी नहीं थोड़ी मेरी, थोड़ी आपकी। ये बहुत ज़रूरी है। आपके जिस्म में जो जा रहा है वैसे ही आपके दिमाग पर उसका असर होगा, वैसे ही आपके जिस्म पर उसका असर होगा, वैसे आपकी सोच पर उसका असर होगा। और आजकल माया खान बड़े अच्छे डिजर्ट बना रही हैं जो कि मैं खा भी रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। खैर सेहत पे बात करनी है, हमें जानना भी है, तो हमें ज्वाइन किया माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर सैयद जावेद चावला साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहिबा जिस तरीके से हमने अभी सर्वे देखा है, हम तो बड़े खुश हुए हैं कि पाकिस्तान में वर्जिश का रुझान बढ़ा है। हमारी डाइट बेहतर हो ना हो, लेकिन अगर वर्जिश कर ली जाए तो इस तरीके से फिट रहा जा सकता है। कितना मुफीद है। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, दो चीजें, एक चीज पर तो बहुत ज्यादा पॉडकास्ट भी करती हूँ, यू कैन नॉट आउट बर्न अ बैड डाइट।
एक बुरी डाइट का असर आप नहीं मिटा सकते। उस दिन मैंने किसी को बड़ी फनी बात कहते हुए देखा कि आप जितने मर्जी पकौड़े समोसे खाएं, लेकिन आप इतनी देर वॉक या एक्सरसाइज कर लें, आप कैलोरीज को आउट बर्न करते हैं, आपने कैलोरीज बर्न की हैं। लेकिन एक ट्रांस फैट के साथ, एक तले खाने के साथ, जंक और बेकरी के साथ, क्योंकि मेरे जिस्म में, इंसानी जिस्म में उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं है, उसने जाके जो डैमेज किया आप उसको आउट बर्न नहीं कर सकते। आप कितनी भी वर्जिश कर लें, इफ यू आर टेकिंग द रॉन्ग फूड, आप उसको आउट बर्न नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी टाइम जितनी भी बार आप बेकरी, तला हुआ खाना, मीठा जिसमें ट्रांस फैट मौजूद है उसको लेते हैं, वो आपके जिस्म में जाके, मैं बहुत साइंटिफिक नाम नहीं दूंगी, उस एक एंजाइम को जिससे फैटी एसिड को बर्न करना होता है उसका स्ट्रक्चर तोड़ते हैं, उसमें किंक डालते हैं, उसको चेंज करते हैं और जाके आपके जिस्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं पता है कौन सी कैलोरीज बर्न कर रही हूँ, एक्सरसाइज तो खैर करनी बहुत ही जरूरी है, मैं वो कैलोरीज बर्न कर रही हूँ जो मैंने हेल्दी खाने से ली हैं। अब मेरी बॉडी तो लीन हो जाएगी, मैं अपीरेंटली टोन्ड भी दिखूंगी, लेकिन इससे बहुत सारे जो पतले लोग होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको फैटी लिवर होते हैं और वो अल्ट्रासाउंड करके परेशान हो जाते हैं कि हमें कैसे फैटी लिवर हो गया, हमारी तो टोन निकली नहीं। वो ट्रांस फैट तो डिपॉजिट हो रहे थे, वो तो आपके लिवर सेल्स को, हेपेटोसाइट्स को रिप्लेस कर रहे थे, वो तो आपकी आर्टरीज में, वेसल्स में जमा हो रहे थे। बल्कि पतले इंसान का फैटी लिवर होना ज्यादा खतरनाक है, उसका पता ही नहीं लगता। मोटे इंसान की तो टोन बता रही होती है ना कि यहाँ पे कुछ एब्नॉर्मल फैट डिपॉजिट हो रहा है, कुछ हो रहा है। सो बैड डाइट आप आउटबर्न नहीं कर सकते, उसी तरह खाली डाइट के साथ भी आप हेल्दी नहीं रह सकते। अनफॉर्चुनेटली बड़े सालों से हम इस सोच में रहे हैं कि एक्सरसाइज एक लग्जरी है। जो लोग जिम या एक्सरसाइज का नाम ले उनको बड़ा बर्गर, यो और मम्मी डैडी कहा जाता है, हालांकि इट इज नॉट अ लग्जरी। एक्सरसाइज एक ये जरूरत है। सुबह उठ के जॉगिंग करना मॉडर्न होने की हाँ, सुबह उठ के जॉगिंग करने से आप मॉडर्न नहीं होते, सेहतमंद होते हैं। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, आप साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि रमजान के दिन है, ऑब्वियसली आपने कहा कि आप चूज क्या करते हैं सिस्टम। आपको मेरी आवाज आई डॉक्टर साहब? जी, कैन यू हियर मी? जी 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 आ रही है जी माया जी, आई कैन हियर। बस ठीक है जी जी जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक्चुअली आप सबसे बात कर रही हैं तो रमज़ान का भी क्योंकि आ रहा है और रूटीन बड़ा मुश्किल होता है। आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जो है मम्मी डैडी वालों का यो लोगों के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जिस्मानी जो वर्जिश है या आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है हेल्दी माइंड और हेल्दी हार्ट के लिए। बट देन अगेन रमज़ान में लोग कहते हैं रमज़ान ही तो आए, पकौड़े अभी तो खाएंगे, तो क्या कहते हैं जलेबियाँ अभी ही तो खाएंगे, समोसे अभी ही तो खाएंगे, फिर क्या होगा? तो जरा रमजान में कितना जरूरी ये होगा है कि फिर हम पाए और निहारी खाएंगे। हाँ, मतलब उसके बाद भी ये अभी भी खाते हैं, सहरी में खा रहे होते हैं, रातों को खा रहे होते हैं, तो कितना जरूरी है रमजान में भी अच्छी डाइट लेना। जी डॉक्टर साहब जी, रमजान के इतने ज्यादा बायोमेडिकल बेनिफिट्स हैं। अगर आप अफ्तारी के टाइम सारे मीठा और सब कुछ खा लेंगे आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं। अगर आप रोजे हेल्दी डाइट के साथ रखते हैं, यकीन करें, अगर आप प्री डायबिटिक है, 1 महीने में आपका प्री डायबिटीज रिवर्स हो सकता है सही मेन्यू के साथ। ऑन एयर कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसको सही तरीके से रखते हैं, वो आपके इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल्स को इतने जबरदस्त तरीके से कंट्रोल करता है। प्लीज अपनी चीट डे वंस इन अ ब्लू मून करें। आप हर अशरे का एक चीट डे रख लें, जैसे मैं करती हूँ। 10 दिन में आप एक चीट डे कर लें। आई नो इट्स ह्यूमन डिजायर, दो इट्स अनहेल्दी, बट दिल करता है कि आप उसको खाएं। लेकिन 9 दिन कम से कम गॉड मेड फूड खाएं। अपनी खुराक में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड रखें, यानी वो खाने रखें। रमजान फास्टिंग, वैसे भी आपके पास इंसुलिन बड़ा डोमिनेटिंग हार्मोन है बॉडी में, ये जिस्म के हर हार्मोन को कंट्रोल कर लेता है, जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है। अगर आप फास्टिंग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के साथ करेंगे, यानी जो जिस्म में ग्लूकोज स्लोली रिलीज करते हैं, हाई फाइबर फूड, सब्जियां हो गई हमारे पास, होल ग्रेन्स हो गए हमारे पास, दालें हो गई हमारे पास, अच्छी प्रोटीन के साथ करेंगे, लीन मीट हो गई, एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो गई, तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को जबरदस्त कंट्रोल कर सकते हैं। और फास्टिंग जो है ना, वो आप समझे कि 1.5 से 2 हफ्ते बाद आपके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना शुरू कर देती है। ग्रोथ हार्मोन फैट भी बर्न करता है, प्रोटीन भी बिल्ड करता है। अच्छी बात है ना, आपका मसल मास बिल्ड करेगा, चर्बी को बर्न करेगा। और ग्रोथ हार्मोन एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग है ग्रोथ हार्मोन। जैसे ही हम 45-50 क्रॉस करते हैं, हमारा ग्रोथ हार्मोन कम होना शुरू होता है। जो इंसान रोजे रखेगा और जो इंसान वर्जिश करेगा, एक्सरसाइज भी आपके पास ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है, उसकी स्किन ग्लो करेगी, उसकी स्किन टाइट होगी। एक्सरसाइज का जिक्र कर रही हैं और अभी थोड़ी देर पहले आप ये भी कह रही थी कि मॉर्निंग में वॉक करने वाले या वर्जिश करने वाले को अक्सर बर्गर भी कह दिया जाता है, बल्कि गलत है ये। लेकिन आपके ख्याल में सबसे सही वक्त क्या है वॉक करने का या जॉगिंग करने का, एक्सरसाइज करने का? सबसे बेहतरीन वक्त क्या है?
मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टू विन योर ब्रेकफास्ट। और आप कोई चीज अर्न कैसे करते हैं? जब आप उसके लिए दौड़ लगाते हैं, जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं। तो नाश्ते से पहले का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है एक्सरसाइज करने का। उसका मेडिकल रीजन भी बताती हूँ। सुबह के टाइम ना आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत पीक कर रहा होता है। अल्लाह उसको इसलिए पीक देता है ताकि आपकी अलर्टनेस ऊपर जाए। अब जब कॉर्टिसोल पीक करता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा बॉडी में राइज होता है। उस टाइम बॉडी में इंसुलिन सर्ज होती है। उसको अगर आपने काबू करना है ना, इंसुलिन सर्ज नहीं होनी चाहिए। तो आप सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर ले, वो कॉर्टिसोल और इंसुलिन दोनों को कंट्रोल कर देगा और बॉडी को फैट बर्निंग मोड में डाल देगा। यानी अब मैं जितना खाना खाऊंगी सुबह, अगर मैंने वर्जिश कर ली उसके बाद, जो कि अलग शुक्र। डॉक्टर साहब मुझे आपको बस एक कॉम्प्लीमेंट देना था। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। सुबह में आपको देखकर हम फ्रेश हो गए। हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रेश नजर आए, लेकिन आज हमें आपसे फ्रेशनेस मिली है। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग आवर डे एंड एवरीवन's, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर सरच अल्वा साहब मौजूद थे। बड़ा मजा आया इनसे बात करके। डॉक्टर साहब, एक दफा मैं यही पूछूंगा, जो लोग दोपहर को उठते हैं 2 बजे, क्या उनके लिए भी ब्रेकफास्ट से पहले एक्सरसाइज करना जरूरी है या थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं? ब्रेक में हम ये सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। आप सोचें, मैं इसी टाइम पाकिस्तान में शादी पर माइक सजाने का बहुत शुक्रिया। छोटी सी डिले के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। उम्मीद है आप लोगों ने अपना साथ हमारे साथ बनाए रखा होगा। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि डॉलर के बढ़ते हुए जो रेट्स हैं और जो नंबर्स हैं और जो इस तरह वो अब उड़ना शुरू हो गया है, उसको कंट्रोल में कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। हाजिब, तो अब हम बात कर रहे हैं डॉलर के रेट्स के हवाले से। बिल्कुल, और रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए मसनूई इक़दाम या कुछ और, ये क्या हुआ है? साथ में डॉलर फिर तगड़ा होने लगा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शुरू में ये हुकूमत आते ही डॉलर में हम कुछ कमी देख रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि डॉलर में इजाफा हो रहा है और इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट हो, मुसलसल तीसरे दिन भी रुपया मजीद सस्ता हो गया है। इसका मतलब है कि आपका डॉलर महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 61 पैसे महंगा होकर 186 रुपये से भी तजावुज कर गया है। 186 में अब तक की हाईएस्ट है ये। अब तक की हाईएस्ट है। इसके रीजन वो भी बताए थे ना हमें चुनाव साहब के। ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो डॉलर की खरीदो फरोख्त में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर उम्रे के लिए भी बहुत सारे लोग जब जा रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, तो उम्रे में बहुत सारे लोग गए, वहाँ पे ऑब्वियसली लोड भी है इस वक्त, लोड भी है एग्जैक्टली। तो उस वजह से जो है वो इस तरह का आया। बट लेट्स सी, छोटी छोटी अगर इस तरह की आगे पीछे हो तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर मुसलसल होता रहे शाजिब तो उसका असर जो है वो। लेकिन ये हो क्या रहा है, इस पर हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माशिया डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं नई हुकूमत के आते ही क्या ये मसनूई तौर पर मुस्तहकम किया गया था कि अचानक हम देख रहे थे डॉलर की कुछ कीमत जो है हाँ बेहतर हो रही थी, उसके बाद अब अचानक एक बार फिर जो इजाफा है वो देखा जा रहा है, ये हो क्या रहा है डॉलर के साथ? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि आपने देखा होगा पहले दिन जब नई गवर्नमेंट आई तो ये कहा गया कि डॉलर रुपया जो है वो मुस्तहकम हो गया है और बहुत सारे लोगों की बड़ी ये हैरानकुन बात थी कि एकदम से एक रात में क्या हुआ कि जो रुपए की वैल्यू बेहतर हो गई और लेटर ऑन फिर जो अब रुपए की जिस तरह कदर गिर रही है, तो इससे यही लगता है कि वो शायद कुछ आर्टिफिशियल स्टेप्स लिए गए थे, या फिर ये भी हो सकता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स कुछ 12-15 घंटे के लिए चेंज हो गए हो, तो शायद आपके रुपए की वैल्यू थोड़ी बेहतर हो गई हो। लेकिन अपेरेंटली इस तरह से लगता है कि ये आर्टिफिशियल स्टेप्स है जिसकी वजह से रुपए की कदर में इजाफा करने की कोशिश की गई। एक बात मैं आपको गोशगुजार करता चलूं कि अभी गवर्नमेंट के हलकों में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि लोग उम्रे पे जा रहे हैं, लोग बैरून मुल्क ट्रेवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू में कमी हुई है। तो मैंने एक रिसर्च की है और उसमें मैंने पिछले चंद सालों के निकाले हैं जो करेंसी फ्लक्चुएशन है कि जब उम्रा का सीजन आता है तो करेंसी कितने हद तक डेप्रिशिएट होती है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चंद पैसों का फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतना मैसिव आउटफ्लो उम्रे की वजह से नहीं होता कि आपका जो डॉलर है रुपया है वो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये गिर जाए। तो ये ज्यादा से ज्यादा 25 पैसे का 30 पैसे का फर्क पड़ता है, और वो भी जब आप फुल ब्लो उम्रे पे आपके लोग जा रहे होते हैं या हज पे लोग जा रहे होते हैं, तो उसके बावजूद भी 25 पैसे का 30 पैसे का या ज्यादा 50 पैसे का फर्क पड़ता है, करेंसी आपकी कम होती है उसकी वैल्यू। तो ये इसका मतलब है जो इस तरह की बात हो रही है तो उस पर कान नहीं धरने चाहिए फिर। जी बिल्कुल, असल में मैं आपको सिंपली बता दूं, पहले मैंने अर्ज किया था कि आपकी इंपोर्ट इस हद तक बढ़ गई है कि आपको इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए ऑटोमेटिकली
आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी। और आपको हैरानगी होगी कि पिछले चंद महीनों में कितने हजार लग्जरीज गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं, इसके बावजूद कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो रुपए की वैल्यू बतदरीज गिरती चली जा रही है। जो आपकी हाई एंड वैल्यू एडेड जो गाड़ियां हैं वो आपके पिछले चंद महीनों में मतलब थाउजेंड्स जो पीसेस है वो इंपोर्ट हुए हैं। और अभी भी आप जाके पोर्ट पे देख लें तो कम से कम लास्ट में फ्राइडे को पोर्ट पे गया था, मुझे कम से कम भी कोई 1,500-2,500 हजार जो लग्जरियस गाड़ियां थी वहां पे खड़ी नजर आई, जो कि ज़ाहिर है कि लोगों ने चंद महीनों में इंपोर्ट की होगी। तो ये जो इंपोर्ट की जो अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इंपोर्ट है, ये आपकी रुपए की कदर को कम कर रहा है। और उसके साथ साथ आपने देख लिया कि इंटरनेशनल जो ऑयल की प्राइसेस है वो किसी सूरत में कम होती नजर नहीं आती है। ये भी हमारे डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ। अक्सर जिक्र करते हैं कि मसनूई तौर पर रुपए की कदर को बेहतर करना, मुस्तहकम करना, ये मसनूई तरीका होता क्या है? या गवर्नमेंट नहीं आती है तो वो क्या मसनूई तरीका अपनाती हैं कि आपकी जो ओवरऑल डॉलर की जो कीमत होती है उसको मेंटेन कर लिया जाता है या उसको कंट्रोल कर लिया जाता है? देखें, होता ये है कि रुपए की वैल्यू डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी पे। तो कई दफा गवर्नमेंट आर्टिफिशियली रुपए की डिमांड को बढ़ाने के लिए मार्केट में डॉलर को फेंक देती है, कुछ अमाउंट डॉलर की मार्केट में रिलीज करती है। जब आप मार्केट डॉलर में रिलीज करते हैं तो उससे रुपए की डिमांड में कुछ चंद दिनों के लिए, कुछ देर के लिए इजाफा हो जाता है और आपके रुपए की वैल्यू बेहतर हो जाती है। लेकिन ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि दुनिया में जो सबसे डर्टी तरीका किसी भी मुल्क की करेंसी को मेंटेन करने का होता है वो यही होता है, और इससे डायरेक्टली आपके फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर असर पड़ता है। आप जैसे जैसे रुपए को मार्केट में फेंकेंगे, पहले भी चंद साल पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी, यानी कि 5 साल से पिछली गवर्नमेंट में यही किया गया था कि रुपए को 100 रुपीज पे रखने के लिए डॉलर के अगेंस्ट कोई $1 बिलियन से ज्यादा जो अमाउंट थी वो मार्केट में फेंकी गई, जिसकी वजह से रुपए की आर्टिफिशियल डिमांड में इजाफा हुआ और वो वैल्यू वहां पे स्टेबल रही। और आपने देखा होगा कि जैसे ही वो हुकूमत गई तो रुपए की वैल्यू को उसकी डिवैल्यूएशन ही वो एकदम से गिर के धड़ाम से 100 रुपीज से वो कहीं पे 150। तो डॉक्टर साहब, अब हम क्या एक्सपेक्ट करें? हुकूमत तो तब्दील हो गई है और नई हुकूमत आने के बाद हमने देखा है कि एक बार फिर अब इजाफा हो रहा है और 186 रुपए में चला गया है, उससे भी ज्यादा बढ़ गया है ये डॉलर। आने वाला वक्त आप कैसा देख रहे हैं? 2022 में ये क्या कुछ बेहतरी आ सकेगी रुपए की कदर में, या फिर डॉलर ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये पूरा साल? देखिए, अभी तो अगले चंद 2-3 महीनों में तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है। और मैं आपको ये भी गोशगुजार कर दूं कि चंद महीने पहले मेरे ख्याल में मार्च में मेरी मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात हुई थी। उस वक्त इतना उनको अंदाजा नहीं था कि शायद PMLN भी गवर्नमेंट में आ जाए। तो चंद लोगों के साथ वहां पे जब उनसे ये डिस्कशन हो रही थी तो ये खुद उनका कहना था कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस हद तक डीरेल्ड हो चुके हैं कि शायद अगले चंद साल हमें लगेंगे उसको बेहतर करने में। और फिर हुआ ये कि ये मैं आपको बात बता रहा हूँ मार्च की शुरू की, और जब मार्च का आखिर हुआ तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि खुद ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हम इंडिकेटर्स को बेहतर कर लेंगे। और अब जब वो गवर्नमेंट में आए हैं तो फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा महंगाई को कंट्रोल करना, रुपए की कदर को बढ़ाना, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है बहुत वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि किसी हद तक सही भी है कि अभी जो मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन नजर आ रही है, इसको देखते हुए आइंदा के जो चंद महीने होंगे वो बहुत मुश्किल होंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। चंद महीने बड़े मुश्किल होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब सी खबर हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं आप भी जिक्र कर दी कुछ देर पहले कि पेट्रोल में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। कोई 80 रुपए कह रहा है, कोई 40 रुपए कह रहा है। सर, ये होने क्या जा रहा है? क्या पॉसिबिलिटी है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें अचानक इतना ज्यादा इजाफा हो जाए? क्या IMF की नई शराइत इस किस्म की हो सकती है या क्या हो सकता है? देखिए, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि शायद पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो 20 रुपए तक बढ़ जाए। ये 1 महीने पहले की बात है। अब पेट्रोलियम प्राइसेस को रिवाइज नहीं किया गया और अब सूरत हाल ये है कि वो पाइल अप होती चली जा रही है, इंटरनेशनल प्राइसेस भी कम नहीं हो पा रही। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर 50 रुपए नहीं तो कम से कम 30 रुपए 35 रुपए गवर्नमेंट इजाफा करेगी। अगर ये इजाफा नहीं करेंगे तो अगेन आपका फिस्कल डेफिसिट खुद बढ़ जाएगा, स्पाइरल आउट हो जाएगा और आइंदा आने वाले चंद महीनों में मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को जितनी भी मतलब अब क्या करें, ये रिकमेंडेशन तो देनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट को अब प्राइसेस को बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए और मेरे ख्याल में कर भी नहीं पाएंगे। और शायद आइंदा चंद हफ्तों में पेट्रोलियम की प्राइसेस 20 से 30 रुपए इजाफा उसमें हो जाए।
यानी कि अभी एक्सपेक्ट करें कि 20 से 30 रुपए इजाफा हो जाएगा पेट्रोल में। माया खान, ये पॉसिबिलिटी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमेशा आप आते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे, दुआओं में याद रखिएगा। और बढ़ते हुए लम्हात हैं, ऑब्वियसली तीसरा जुमा है रमजान का, तो कुछ अच्छी और बातें हो जाएं। अच्छी बातें मतलब यहाँ पे पेट्रोल 20 रुपए 30 रुपए बढ़ने जा रहा है, उसके बाद अब अच्छी बातें हो जाएं। अब अच्छी बातें मैं झटके कवर करना चाह रही हूँ। मैं ना कवर इसलिए करना चाह रही हूँ बिकॉज मैं मुसलसल सुन रही हूँ महंगाई की बात, फिर मैं सुनती हूँ जितना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फिर मैं देखती हूँ डॉलर बढ़ रहा है, फिर मैं देखती हूँ कि यार मैं इन सारे सिनेरियो में अच्छा क्या हो रहा है, इन सारे चैलेंजेस में क्या ऐसी चीज़ है जो शायद हमें कहीं ना कहीं तस्कीन पहुँचाए, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें राहत पहुँचाए, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए इस सफ़र और आने वाले सफ़र को जो है आसान कर दे। मैं कहती हूँ अच्छी बात करना भी जो है वो आपके लिए एक नेकी में शामिल हो जाता है। तो आज एक और अच्छी बात करते हैं। आपसे पहले भी मुलाकात आपकी हो चुकी है और एक दफ़ा फिर जो है हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तस्कीन फाउंडेशन से हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से डॉक्टर तहा साबरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। पहले भी आपके जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे शो में आ चुके हैं माशाल्लाह से। मैं एक दफ़ा आपकी इजाज़त से कहना शुरू कर दूँ कि जनाब माशाल्लाह ये वक्त है, ये रमज़ान के दिन हैं, अपने जो आपकी ज़कात है, आपके अतियात हैं, अपने डोनेशंस दिल खोल कर आप इस तरह के इदारों को दें जहां आप समझते हैं। आपकी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों की हमारी स्क्रीन पर आ रही हैं, हम शेयर भी कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये कि ऐसी चीज़ों के लिए कदम बढ़ाने के लिए, ऐसा डालने के लिए वो दिल ज़रूर चाहिए होता है, उस दिल के अंदर वो रोशनी जो है ना वो ज़रूर जलाई। और आज खासतौर पर माखन हम जिस पे बात करने जा रहे हैं ना, हम तवातुर से ये बात सुनते हैं कि गुस्सा आना एक फितरी अमल है। तो क्या ये फितरी अमल है या नहीं है? साथ में गुस्सा जो है वो एक कुदरती जज्बा है या नहीं है? इन मामलात को समझना बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर हम रमज़ान में देखते हैं जब कोई रोज़ेदार होता है तो उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसकी वजह क्या है? क्या गुस्से आने की कुछ वजूहात और भी हैं? तो इसको हम समझना भी चाह रहे हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से डॉक्टर तहा साबरी साहब, उनसे हम ये बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा आने की वजह क्या है। डॉक्टर साहब जी देखिए, गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है जो हम जज्बात मुख्तलिफ महसूस करते हैं। गुस्सा भी उनमें से एक है। और गुस्सा हमें तब आता है यूजुअली जब हमें लगता है हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, फिर हमें गुस्सा आता है। और गुस्सा महसूस करना एक हेल्दी चीज़ भी है, बिकॉज गुस्सा कभी कभी क्या करता है कि आपको मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए। मसलन कि अगर आप कुछ नाइंसाफ़ी देखते हैं माशरे में, तो जब गुस्सा आता है उसके खिलाफ, तो उससे फिर आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आप उसके खिलाफ खड़े हों या कोई एक्शन लें उसको सही करने के लिए, राइट। लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि जब हमें गुस्सा महसूस होता है और वजूहात की वजह से भी, मसलन एक जो बहुत कॉमन वजूहात होती है और रमज़ान में लोग एक्सपीरियंस करते हैं, होता है जब खून में शुगर की कमी हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं। ठीक। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि जब उन्होंने रोज़ा रखा होता है, जब इतना खाया नहीं होता, जब शाम तक भूख लगनी शुरू होती है, तो उनको फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, थोड़ी चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। और अक्सर फिर ये निकलता है, हम देखते हैं सड़क पे सबसे कॉमनली, ट्रैफिक में और सिग्नल्स पे हर जगह हम देख रहे होते हैं। और ये भी एक तरह से ना मेरी नज़र में ये एक तरह से इम्तिहान है। ये रमज़ान का मकसद ही ये है रोज़े का कि हमें सिखाएं अपने बारे में सेल्फ कंट्रोल कितना है और फिर मुश्किल वक्त में हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता है, रमज़ान की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम सड़क पे देख रहे होते हैं कि एक गाड़ी लग गई, दूसरी की नहीं भी लगी हो, खाली मतलब करीब भी हो, तो वो एक उतरेगा, दूसरा उसके ऊपर आस्तीन चढ़ा के चढ़ जाएगा, या कभी बस वाले लड़ रहे होंगे, या कभी कोई सड़क पर कोई बदतमीजी कर रहा होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि रमज़ान में इतना इस कार्य खैर में दिमाग क्यों लग जाता है। मतलब उनकी नज़र में वो बहुत नेक काम कर रहे होंगे शायद, इसलिए करना बड़ा ज़रूरी है। इजी चॉइस है, फौरन जाते हैं ऑप्शन कि भाई और तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छी बात करने के लिए एफर्ट लगता है, गुस्सा करने के लिए एफर्ट नहीं लगता, लेकिन जबकि गुस्सा के लिए बहुत एफर्ट लगता है। क्यों? दो दिन पहलू है कि तो रमज़ान में ज़्यादातर लोग को भूख लग रही होती है, वो भी एस्पेक्ट है। फिर अनफॉर्चुनेटली एक उसको हम कहते हैं कि मर्दानगी का मुजाहरा। हाँ, मैं तो उसमें दिखा था कि जब एक गुस्सा वाला मर्द, एक फौजी मर्द, वो एक असल मर्द होता है। मतलब दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रांग हूँ। अगर आप उसको फॉरगिव कर देंगे, माफ कर देंगे, तो फिर आप कमजोर साबित होंगे। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली एक हमारी साइकोलॉजिकल, कल्चरल, एक सकाफी मसला है। लेकिन दिमागी सेहत से ताल्लुक है गुस्से का। बिल्कुल। अगर हमारी जहनी कैफियत मुतासर होती है, जब हम टेंशन की कैफियत में होते हैं,
तो गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। और अक्सर सबसे जो आम तरीका है अपनी टेंशन को कम करने का वो है दूसरों पे गुस्सा निकालना। अगर बॉस है तो फिर निकालेगा एम्प्लॉय पे, अगर बाप है निकालेगा बच्चों पे या माँ पे, फिर माँ, तो इस तरह करके ना एक साइकिल बन जाती है। तो इसमें तो ये इसके असरात होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रिगर हो जाता हो, भला किसी वजह से वो भिड़ जाता हो लोगों से, तो उसकी मेडिकल रीजंस क्या हो सकती हैं आपकी नज़र में, और उसको फिर उससे छुटकारा कैसे हासिल करना चाहिए? सबसे जो कॉमन वजह यही होती है कि उनको टेंशन से मुकाबले करने के तरीक़ेकार नहीं आते, प्रोसीजर्स नहीं है, तो मतलब कि सेहतमंद तरीके नहीं है टेंशन से निपटने के। और अक्सर ये भी होता है कि टेंशन या स्ट्रेस इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि वो फिर उसको मनफी तरीक़ों से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये पहचानना है कि जो मुझे गुस्सा आ रहा है ये गलत है, सही, मतलब कि ये जिस तरीके से होता है, ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मुझे गुस्सा आता है और नहीं आना चाहिए, मगर मुझे समझ नहीं आता मैं कंट्रोल कैसे करूं। सबसे पहले तो ये कि आप देखेंगे कुछ तो अगर गुस्सा आना शुरू हुआ है तो एक आध वर्जिश होती है जो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, के फौरन उस पर अमल नहीं करना, थोड़ा इंतजार करना है। और फिर अगर पहली बात तो जहाँ अगर गुस्सा आ रहा है वहां से आप चले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही, ठंडा पानी पिए, पानी पीते हुए 10 तक गिने। और फिर बहुत सारी सूरतें भी होती हैं सही से आउज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्योंकि अब देखें ये भी है कि मज़हब में भी हमारे ये है कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो शैतान सबसे पहले उसको पकड़ता है और उसको फिर बढ़ा देता है हमारे अंदर, और फिर इंसान ऐसी हरकत कर जाता है जो कि और फिर ऐसी मनफी जो फिर उसको बाद में वो फिर उसके बारे में रिग्रेट करता है और फिर उसको एहसास जुर्म भी होता है उसका। तो बेहतर है कि उस वक्त हम उस जगह से चले जाएं 10 तक गिने, या फिर और इसमें हमारे पास कुछ एक वर्जिश वगैरह भी होती है, सांस की वर्जिश। उससे फिर क्या होता है कि जब गुस्सा में आता है तो हम बेहतर ज़्यादा कंट्रोल में उसको कर सकते हैं। तो उसमें क्या है वो ब्रीदिंग क्या है? सिंपल सी वर्जिश है, अब आराम से बैठें जहाँ भी आप हों, सुकून से, सही, अपने फिर अपनी तवज्जो अपनी सांस पे ले आए और लंबी गहरी सांसें लेना शुरू कर दें। और अगर जहन में कोई भी ख्याल आए, कोई मसला नहीं, तवज्जो वापस सांस पे ले आए, लंबी गहरी सांसें लेते रहें। आहिस्ता आहिस्ता से निकल के दोबारा हाल में इसको 2 से 3 मिनट के लिए करें हर दिन, होल्ड करें, बस सांस लेते रहें, बस डीप ब्रेथ्स होते हैं, डीप ब्रेथ्स लेते रहें। और कोशिश करेंगे आप अपनी तवज्जो, क्योंकि हमारा मसला ये होता है हमारी तवज्जो ना अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो टेंशन्स में लगी होती है, बिजली की बिल पे जा रही होती है, कभी शौहर या बीवी के बात पे जा रही होती है, कभी बच्चों की, कभी एडिट में फंसी होती है, कभी से फंसी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये हमें अपने जहन का मास्टर बनाने में मदद करती है। हम अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर हम अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मायूसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस वर्जिश के। अच्छा, आजकल खास तौर पे मैंने नोटिस किया है, हो सकता है कि गलत भी हो, कि आजकल बच्चे बड़े एग्रेसिव होते जा रहे हैं, और टीन एज में और उससे भी यंग एज में हम 6-7 साल के बच्चों को देखते हैं। पहले मुझे याद है कि बच्चे बड़े पोलाइट रहते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से चलते रहे, लेकिन आजकल बच्चों में बहुत एग्रेशन देखा जा रहा है। इसकी क्या वजह है, कोई खास वजह है? देखें, एक तो स्ट्रेस माशरे में बढ़ता जा रहा है, राइट, और बच्चे भी बड़ों को ही देख के करते हैं ना। अगर आपकी असेंबलियों में लोग एक दूसरे को मारे तो वही तो हमारे बड़ी अच्छी रेलेवेंट एग्जांपल है। डॉक्टर साहब आपने एग्जांपल इतनी अच्छी दी है, साथ में ये भी जोड़ दीजिएगा जिस तरीके से मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ, शाहज़ेब की बात से मुझे एक चीज़ याद आई, घरों में जिस तरह सियासी गुफ्तगू को लेकर हमारे एक स्टार हैं फैसल कुरैशी, उन्होंने भी लिखा और शाहरुख भाई ने हमारे घर शेयर भी किया था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। और मैं कहती हूँ अच्छी बात को भी फैलाना चाहिए कि जो हमारे घरों में सियासी माहौल को लेकर डिस्कशंस हो रही हैं उस पे घरों में एग्रेशन हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, और वो गुस्से में एक दूसरे के साथ जो है ना वो ऐसे बात और अल्फाज, तो नाराजगियां हो जाती हैं, गुस्से से निकल जाते हैं लोग, अरे भाई हमें ये जवाब दे दो, फलां ने यूं क्यों किया, अब ये क्या करेंगे, अब वो क्या करें, और बच्चे देख रहे हैं और एवरीबॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड। व्हाट, हाउ टू हैंडल दैट? देखिए, एक तो ये कि पहली बात है हमें देखना हमारे दायरे इख्तियार में क्या है, सही है। सियासी बातें करके मुल्क का निज़ाम बदलने वाला है, पता नहीं, शायद बदले, मुझे तो मुश्किल लगता है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से कुछ फर्क पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि एक तो हम, क्योंकि ऑफ कोर्स देखें
मुल्क के निज़ाम भी ऐसे हैं कि सब इफेक्ट हो रहे हैं, सब इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे दायरे इख्तियार में क्या है, सही, और हमें उस पर फोकस करना है। अगर हम मैक्रो सोचेंगे, अगर हम उस तरह सोचेंगे तो हम लोग ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा आएगा और फिर वो हमारे ताल्लुकात में निकलेगा, हमारे बच्चों पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो हमें देखना चाहिए सही है जो मुल्क में हो रहा है, और हमारा जो इख्तियार में है कि जब वोटिंग का टाइम हम आगे वोट दे दें, लेकिन उससे पहले हम अब क्या कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हमें गुफ्तगू करनी भी है तो हम एक महज़ब तरीके से करें, और फिर बच्चों के सामने करने की क्या जरूरत है, अवॉइड करें। और अगर आप एक कम से हमारे 40% लोग जो है एक कमरों में रहते हैं और अगर इस तरह के हालात है तो आप ना देखें, अवॉइड करें बच्चों के सामने, और अगर कर रही है तो प्रोडक्टिव डिस्कशन करें, अपना इंडिविजुअली जो आपकी जिम्मेदारी है वो निभाएं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिर साहब, और जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे कि गुस्सा क्यों आता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, एक्सरसाइज भी उन्होंने एक बताई है, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा शो देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं, देखें कि वो एक्सरसाइज करने से क्या आपके गुस्से पर फर्क पड़ता है, और फिर हमें बताएं हमारे पेज पे सुबह सवेरे पाकिस्तान के। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया शाहजेब ने। और मैंने प्रोग्राम के शुरू में जब हमारे साथ थे ना, जब हमने एक जिक्र किया था, हमने बात की थी लोड शेडिंग के हवाले से। शाहजेब ने मुझसे सवाल किया आपके घर में लाइट जा रही है, हमने कहा बिल्कुल जा रही है। रमजान में जा रही है, बिल्कुल जा रही है, रमजान के पहले रोजे से जा रही है और कई दफा जा रही है। और कराची की अगर बात करें तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो रिकॉर्ड में आई है। बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, गैर लानी लोड शेडिंग हो रही है, लोग शदीद परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि रमजान चल रहा है। रमजान में जब इफ्तार और सहर के औकात में लोड शेडिंग होगी तो शदीद परेशानी लोगों को होगी। तो कम अज़ कम हमारी भी आप लोगों से अपील है, जो लोग सुन रहे हैं, कि काइंडली कम अज़ कम इफ्तार और सहर के वक्त में, और वो भी इतनी गर्मी में जब लोड शेडिंग होगी तो लोग इफ्तारी की तैयारी कैसे करेंगे, रोज़े कैसे रखेंगे, रोज़ा गुजारेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सब कुछ, और मुश्किल हो रहा है। हमारे 92 के नुमाइंदे शराज अहमद हमें इसकी तफसील बता रहे हैं कि इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग के हवाले से। जी शराज। कायद में गर्मी की लहर पड़ी तो बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे से 6 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से माह रमज़ान में शहरियों के लिए रोज़े गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया है, जबकि फैमिलीज़ के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से आवाम को कितनी परेशानियों का सामना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। शहरी में लाइट होती है ना, कभी अफ्तारी में लाइट होती है, 2-2, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। मुल्क पहले ही परेशान है आवाम, और लोड शेडिंग के हवाले से तो ये है कि बिजली का कोई पुरसाना हाल ही नहीं है, कभी होती है नहीं होती, और बिल आप देखो तो वही आ रहा है बिल्कुल, यानी 6,000, 7,000, 8,000। बंदा मजदूरी से आता है तो 4 घंटों के लिए, 3 घंटे सुकून के लिए वो बिजली लोड शेडिंग ज़्यादा है। शदीद गर्मी में इजाफी लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। इलाकों की बात की जाए तो मलीर, कालाबोट, कोरंगी, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, सरजानी, गार्डन, सदर और इसके इतराफ़ के इलाकों में इजाफी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। बच्चे परेशान होते, छोटे छोटे कमरे हैं तो गुजारा तो नहीं ना होता, ना हम लोग UPS लगा सकते ना जनरेटर, मजदूर लोग हैं। हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं लोड शेडिंग में। शहर कायद में हालिया लोड शेडिंग से मुताल्लिक के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि नेशनल ग्रिड की जानिब से 300 मेगावाट बिजली की फराहमी ना होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड मैनेजमेंट के तहत लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे मुताल्लिक शहरियों को SMS के ज़रिए आगाह भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब शहरी गम व गुस्से का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि एक तरफ के इलेक्ट्रिक की जानिब से उनसे भारी भरकम बिल वसूल किए जा रहे हैं। ऐसे में उनका फ़र्ज़ है कि वो शहरियों को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। अब शहरियों में आपने देखा कि जो उनको चैलेंजेस का सामना है, थैंक यू भाई, आपने अपडेट भी किया और बताया भी कि कराची में क्या चैलेंजेस हैं। अब हम
शाहजेब जाएंगे फैसलाबाद की तरफ, जहाँ पर हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें बताएंगे कि फैसलाबाद में बिजली कब आती है और कितना जाती है, जरा देखिए प्लीज़। जी बिल्कुल, हुकूमती परवाज़ जो है वो पुराने पाकिस्तान में दाखिल होते ही पूरी आवाम जो है वो पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। बिजली की गैर आलानिया लोड शेडिंग जो है वो साबका अदवार की तरह फिर से शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जड़ावाला में और यहाँ पर अगर फेस्को और लेस्को की लोड शेडिंग की बात की जाए तो लोड शेडिंग जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि 8 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो बढ़ चुका है। इस हवाले से अगर रोज़ेदारों की बात की जाए तो माह रमज़ान का सिलसिला जारी है। रोज़ेदार जो हैं वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। जब भी नमाज के औकात बिजली बंद होती है तो रोज़ेदार पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं। इस हवाले से अगर कारोबारी तबके की बात की जाए तो कारोबारी तबका जो है वो भी शदीद परेशान दिखाई देता है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि पहले तो नए पाकिस्तान का नारा लगाया जाता था, लेकिन जब से नए पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं कुछ सहूलियात तो फराहम हुई हैं, लेकिन फिर से पुराने पाकिस्तान में दाखिल किया जा रहा है, जहाँ 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली की फराहमी जो है वो मामूल बन चुकी है, जिसकी वजह से कारोबारी लोग जो हैं वो मायूस होकर रह चुके हैं। लिहाजा शहरियों ने फिर से मुतालबा किया है कि हमें नए पाकिस्तान में फिर से दाखिल किया जाए, जहाँ सहूलियात तो फराहम की जाती हैं। जी बहुत शुक्रिया राना भाई, आपने हमें अपडेट किया बिजली के बहरान के हवाले से। अल्लाह ताला बेहतरीन मामला फरमाए। और अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरह की मुलाकात करवाते हैं एक पेन आर्टिस्ट से। और पेन आर्टिस्ट हम देखते हैं, ये इनका जो नाम है वो रूफी आजमी है और बॉल पेन से मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर बनाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कैसे बनाते हैं इनसे गुफ्तगू की गई है खुसूसी तौर पर, वो आपको दिखाते हैं। मेरा नाम रूफी आज़मी है, मैं बॉल पेन आर्टिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं 92 न्यूज़ सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे आर्टिस्ट को ढूंढ के निकाला और मेरे स्पेशली बॉल पेन आर्ट को प्रमोट करने के लिए मेरे पास आए। मेरा ताल्लुक़ एक शायर घराने से है। मेरा भाई, मेरे कज़न्स सब शायर हैं और स्पेशली मेरे चचा डॉक्टर रेहान आज़मी साहब जो कि एक बहुत मशहूर शायर हैं, उनका आर्ट वर्क भी बहुत अच्छा था। तो वो एक दिन आर्ट वर्क बना रहे थे तो उनके काम को देखते हुए मुझ में भी एक थोड़ी सी जुस्तजू हुई कि मैं भी कुछ ऐसे ही काम करूं, और मैंने पेंसिल उठाई और काम करना शुरू किया। अपने चचा का ही एक स्केच मैंने उनकी किताब रेहाने रसा का बनाया था जो कि सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। मैं बचपन से आर्ट वर्क कर रहा हूँ, पेंसिल स्केच आर्टिस्ट हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ, और कहीं से मैंने आर्ट वर्क नहीं सीखा है। काम करते करते और डिफरेंट मशहूर आर्टिस्टों के साथ बैठकर उनके काम को देखकर सीखा किया। चंद सालों पहले बॉल पेन आर्टिस्ट एक मेरे पास यूट्यूब पे मुझे नज़र आए और मैं उनके काम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने और बॉल पेन काम को सर्च किया तो यूरोप और इंडिया में बॉल पेन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर पाकिस्तान में हमने नज़र दौड़ाई तो देखा कि पाकिस्तान में कोई सीनियर बॉल पेन आर्टिस्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि हम भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी बॉल पेन आर्ट में करें। हमारे यहाँ स्कूल्स में बॉल पेन आर्ट बिल्कुल भी नहीं करवाया जा रहा है। तो स्कूल्स आर्टिस्ट जो हैं वो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्कूल्स में बॉल पेन आर्ट को भी नुमाया करवाएं। कोरोना टाइम के जो ये 2-2.5 साल गुजरे थे, इसमें मैंने तकरीबन 200 फनपारे बॉल पेन से बनाए, जिसमें से कुछ सेल हो गए, कुछ अभी मेरे पास मौजूद हैं। लास्ट स्केच मैंने अल्लन फ़कीर साहब का बनाया था, जो कि मशहूर सिंगर हैं थे पाकिस्तान के, और उनका वो स्केच बनाने के फ़ौरन बाद ही सेल हो गया। ऐसे बहुत सारे स्केचेस हैं। कायद आज़म साहब का स्केच है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का है, जो है मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। बॉल पेन के हवाले से हमारे यहाँ बहुत कम वर्क हो रहा है, बहुत कम आर्टिस्ट मौजूद हैं। न्यू आने वाले टैलेंट जितने भी हैं या जो आर्टिस्ट जो न्यू इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास आ रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात बताता चलूँ, हो सकता है कि वो मेरा काम देख के उनके जहन में ये आ रहा हो कि ये कोई बहुत ब्रांड पेन होंगे, कोई बहुत महंगे पेन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जो 10 रुपये वाले 20 रुपये वाले जो बॉल पेन्स होते हैं, मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये मेरे हाथ में कुछ बॉल पेन्स हैं और ये आपने यकीनन देखे होंगे और आपके घर में इससे हम राइटिंग कर रहे होते हैं। ये इन्हीं बॉल पेन से सारा काम हुआ है। सिर्फ हमारे अंदर अगर जुस्तजू है, हमारे अंदर काम करने की सलाहियत है, तो हम इन पेन को यूज़ करके बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकते हैं। जब मैं काम करने बैठता हूँ, सबसे पहले मशहूर आर्टिस्ट, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट में इकबाल मेहंदी साहब, पेन आर्टिस्ट तनवीर फारूकी साहब, गुलजी साहब, ये सारे आर्टिस्ट मेरे फेवरेट हैं। मैं इनके काम को देखता हूँ और फिर अपने रेफरेंस उठाकर मैं उनके काम से इंस्पायर होकर बॉल पेन में उनके काम को कन्वर्ट करके कोशिश करता हूँ कि करूँ। काम आप करना स्टार्ट करें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम बेहतर से बेहतर होता जाएगा। मैं आज अगर अपने फर्स्ट स्केच को देखता हूँ और लास्ट स्केच को देखता हूँ तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने डिफरेंट इदारों में, डिफरेंट स्कूल्स में वर्कशॉप देना स्टार्ट किए और अब उसमें बॉल पेन के हवाले से, क्योंकि एक यूनिक वर्क है, तो स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें मुझसे रब्ता भी कर रहे हैं कि उनको बॉल पेन सिखाया जाए। तो मैं उनको बॉल पेन सिखा रहा हूँ। तो जूनियर आर्टिस्ट इस वक्त जो न्यूज़ में आ रहे हैं, बॉल पेन बहुत सारे इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक ये बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ आर्ट और आर्टिस्ट दोनों की कदर नहीं की जाती। मैंने ज़ाती तौर पर ऐसे भी कुछ सीनियर आर्टिस्ट को देखा जिनका आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और हाई लेवल का काम था, लेकिन वो अब अपना काम छोड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि ना उनकी पेंटिंग सेल हो रही, ना उनकी पेंटिंग्स को कोई पजीराई मिल रही, ना हुकूमती सतह पे पजीराई मिल रही है, ना ही हमारे यहाँ अवामी सतह पे उसको पजीराई मिल रही, क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा होता जिस तरह दूसरे ममालिक में आर्ट की प्रमोशन की जा रही होती है। ये चीज़ सोचकर हमारे यहाँ जो न्यू जनरेशन आर्ट में आ रही है वो थोड़ा सा घबरा रही होती है कि हम आर्ट के शोबे में जाएँ या ना जाएँ, हम इसको प्रोफेशनली करें या ना करें। तो मेरा उन न्यू जनरेशन से ये कि आप अपने अंदर के टैलेंट को ना मारिए, आप ज़रूर आर्ट में आएँ और हम और आप मिलकर पाकिस्तान में आर्ट को प्रमोट करते हैं। जबरदस्त। ये रूफी आजमी साहब का मैंने जो आर्ट देखा है वाकई बड़े इम्प्रेस हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आर्ट मैं इनसे खरीद कर अपने घर पे जरूर लगाऊं। मुझे खूबसूरत इनकी ये जो बॉल पेन के थ्रू उन्होंने ऐसा स्केचिंग की है, वाकई बहुत खूबसूरत है। खैर, साथ में हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सेगमेंट इस वक्त हमारा सबसे पहले पाकिस्तान का, जो कि बहुत मशहूर भी हो रहा है। और माया खान, बहुत मैसेज आ रहे हैं लोगों के नात खानी के लिए, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रही हैं कि हमें भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं और आज भी हमारे साथ ऐसे ही मौजूद है, लेकिन लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है नात ख्वां हैं साद शफीक साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम साद, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सबसे पहले पाकिस्तान में रमज़ान में आप आए और आज आप हमें कुछ सुनाएंगे, लेकिन ज़रा सा आपसे इस बस पूछ लेते हैं कि आप बचपन से नात खानी कर रहे हैं या आपने बाद में शुरू की, ज़रा सवाल से बताइएगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, फिर आपसे कलाम सुनते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ और जी बिल्कुल मैं बचपन से नात ख़्वान हूँ। बचपन से नात पढ़ने का शौक़ है, जुनून है, और मेरे वालिद मोहतरम भी सना ख़्वान हैं, तो उन्हीं को देख देख के और बचपन में जो है वो खिलौने पकड़ के उनको माइक बनाकर जो है वो मैं मतलब कि नातें पढ़ता था। तो अभी भी माशाल्लाह शौक़ है, उसी शौक़ को मैं रवां दवां रखे हुए हूँ। अच्छा, तो आपका अंदाज और पढ़ने में आप कौन से, कोई अगर आप माशाल्लाह सीख रहे हैं तो कौन से राग में ज़्यादा आपका जो है वो गला खुला हुआ है और किस तरह के जो है वो कलाम आप सबके किसके फ़ैन हैं आप? जी मैं मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ, जो मेरे फेवरेट हैं, वो हैं अलहाज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह और सैयद ज़बी मसूद शाह साहब रहमतुल्लाह शाह साहब। उनको मैं सुनता हूँ, वो मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो साद शफीक, आपसे हम कोई कलाम सुन लें, अब कोई नात सुन लें। जी जी। और क्या सुना रहे हैं आप, प्लीज़ बता दें पहले। जी एक उर्दू का खूबसूरत कलाम है, आप सा दोनों जहां में नज़र आया ही नहीं, मैं उसके चंद अशार में पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। आप सा दोनों जहां में नजर आया
सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया साद, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक छोटी सी आपको एक तलकीन करना चाहूँगी कि अभी आपकी जो आवाज़ की स्केल है उसी पर आप माशाल्लाह, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, उसी पर पढ़ें। ज़्यादा खींचते हैं वो टूट जाती है, तो अपनी आवाज़ के स्केल पर जितना पॉलिश करेंगे ना उतना ही आपकी आवाज़ में और निखार आएगा। जज़ाकल्लाह खैर, हमें प्रोग्राम में आपने शामिल हुए, आप हिस्सा बने आज, थैंक यू सो मच। जुमे के बढ़ते हुए लम्हात हैं, तीसरा जुमा है, मेरा ख्याल है अगला जो जुमा होगा वो गलत नहीं कह रही हूँ, वो आखिरी जुमा होगा इस रमज़ान का। तो समझिए लम्हात बहुत कम रह गए हैं, दुआओं के बहुत कम रह गए हैं, और ये रहमतें और बरकतें समेट लीजिए आखिरी अशर की तरफ, जहन्नुम से निजात। अल्लाहुम्मा अज्जना मिनन नार, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, और शाहज़ेब लोगों की सबसे दुआओं की दरख्वास्त करते हुए अल्लाह बिल्कुल अल्लाह हाफ़िज़ आपको कहते हैं, और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे पीर के दिन एक नए प्रोग्राम के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान के। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, अमाया खान को। अल्लाह हाफ़िज़।